लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव तय। एनडीए कोटे से ओम बिरला स्पीकर कैंडिडेट होंगे। इंडी गठबंधन से के सुरेश मैदान में होंगे। ओम बिरला और के सुरेश ने नामांकन भर दिया है। लोकसभा स्पीकर पर संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू का बयान। विपक्ष का चुनाव लड़ना शर्मनाक, विपक्ष को शर्त नहीं लगानी चाहिए थी, रिजिजू ने कहा। स्पीकर पूरे सदन का होता है। किरण रिजिजू ने इस बात पर भी जोर दिया। सबसे बात किया है, कल से हम बात किए हैं, आज भी हमारे ऑपोजिशन के जितने फ्लोर लीडर्स हैं सबसे बात किए हैं। स्पीकर का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और आगे बढ़ें, इस बारे में और ज्यादा आपको जानकारी दें उससे पहले आपको बता दें कि स्पीकर पद पर चुनाव की नौबत आई क्यों। दरअसल स्पीकर के लिए विपक्ष ने समर्थन दे दिया था। ओम बिरला के नाम पर सहमति मिल गई थी, लेकिन विपक्ष ने डेप्यूटी स्पीकर पद पर अपना व्यक्ति मांगा। सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने डेप्यूटी स्पीकर पद देने से इनकार किया। सरकार के इनकार के बाद विपक्ष ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। स्पीकर के लिए के सुरेश का नाम आगे कर दिया गया। अब ओम बिरला को चुनौती देंगे के सुरेश। कल लोकसभा स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा स्पीकर पद के लिए वोटिंग की नौबत क्यों आई वो मैंने आपको बता दिया। स्पीकर पद पर मचे बवाल के बाद, घमासान के बाद सरकार के मंत्रियों ने एक सुर में विपक्ष पर सवाल खड़े किए। उन्होंने क्या क्या कहा, दिखाता हूं। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल देखिए, अभी ओपोजिशन का भी कंडीशन रखना स्पीकर के इलेक्शन पे ये अच्छी बात नहीं है। ये कभी ऐसा रहा नहीं है। लोकतंत्र जो है कंडीशंस पे नहीं चलता। और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया। स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सबको रीच आउट किया, ओपोजिशन को भी रीच आउट किया, उनको भी बोला कि ओम बिरला जी को हम प्रपोज कर रहे हैं तो आपकी सहायता इसमें होनी चाहिए। तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अगर विपक्षी दलों ने अगर उम्मीदवार खड़ा किया है तो ठीक भाई, लोकतंत्र में खड़ा करने का अधिकार है, लेकिन जो हमारा एनडीए का जो उम्मीदवार होगा, हमारे पास क्लियर बहुमत है और हमारे बहुमत से ज्यादा हमारे पास बहुमत है, तो इसीलिए मतलब स्पीकर का जो हमारा एनडीए का जो कैंडिडेट है ये अच्छे वोटों से चुनकर आएगा और विपक्षी दलों को हमारी ताकत की जानकारी होगी। स्पीकर पद के लिए एनडी गठबंधन में फूट पड़ गई। कांग्रेस सांसद के सुरेश के नाम पर एनडी गठबंधन में फूट दिखाई दी। टीएमसी ने के सुरेश के नामांकन पत्र में नहीं किया दस्तखत। टीएमसी का आरोप है कि के सुरेश के नाम के लिए नहीं ली गई सहमति। तो यहां पर ऐसा भी नहीं है कि एनडी अपना कोई एक मत वाला, सर्वसम्मति वाला नाम लेकर सामने चल रही है। एनडी गठबंधन की फूट वक्त वक्त पर चुनाव के पहले, दौरान और बाद में सामने आती रही और एक बार फिर से वो आपके सामने। टीएमसी ने कहा कि हमसे सलाह ली ही नहीं गई, लेकिन राहुल गांधी ने इस बारे में क्या कहा वो भी सुनना चाहिए। पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने
खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। स्पीकर पद के लिए विपक्षी नेताओं से भारतीय जनता पार्टी ने बातचीत की, जिसका हवाला भी दिया जा रहा था। सर्वसम्मति से सहमति बनाने के लिए यह बातचीत हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे से राजनाथ सिंह ने बात की। कई विपक्षी नेताओं से भी राजनाथ सिंह ने बातचीत की। खड़गे को राजनाथ सिंह ने 3 बार कॉल किया। राजनाथ सिंह की बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी। ये बात और है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि खड़गे जी को कॉल किया जाना चाहिए था, कॉल किया जाना तय था राजनाथ सिंह जी की तरफ से। एक कॉल बैक उनका निर्धारित था, लेकिन वो कॉल बैक आया नहीं। जब कहने के बावजूद भी प्री कंडीशन लगा के पहली बार इन लोगों ने कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, संख्या बल हमारे पास है ही है, लेकिन ये अच्छे परंपरा के लिए, जो संसदीय परंपरा है, ये अच्छे परंपरा के लिए खिलाफ है। तो इसलिए मैं अभी भी उन लोगों से निवेदन करता हूं, विपक्ष के सभी नेताओं से मैं निवेदन करता हूं, कृपया पुनः सोचिए, पुनः एक बार विचार कर दीजिए। और अब आपको इस पूरे मामले में इंडी गठबंधन का डबल स्टैंडर्ड भी समझाते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि कन्वेंशन है स्पीकर बना देने का, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर जो है वो विपक्ष का होता है। जरा देखिए आप कैसे मोदी सरकार को परेशान करने के लिए इंडी स्पीकर वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर की लड़ाई चल रही है। पश्चिम बंगाल में देखिए क्या है, वहां टीएमसी की सरकार है और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही टीएमसी के पास ही है। तमिलनाडु में देख लीजिए, वहां भी डीएमके की सरकार है और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों डीएमके के हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और यहां स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों पद कांग्रेस के पास हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहां स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पद आम आदमी पार्टी ने अपने पास ही रखा हुआ है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहां भी स्पीकर समेत डेप्यूटी स्पीकर का पद आम आदमी पार्टी के पास है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, दोनों पद उसी के पास हैं। कुल मिलाकर हम आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि और ये सारे के सारे नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। यहां पर आपने देख लिया कि अगर ये कन्वेंशन है कि स्पीकर जो है वो सबसे बड़ी पार्टी का जो सरकार में है उसका स्पीकर बनना चाहिए या उस गठबंधन का बनना चाहिए, तो फिर डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। अगर ये कन्वेंशन है तो क्या इन जगहों पर ये आपको दिखाई दे रहा है? बहरहाल सुरेश की उम्मीदवारी पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा है। के सुरेश को जबरन चुनाव लड़ा रही है कांग्रेस, ये कहा है अमित मालवीय ने। हार तय है, फिर भी के सुरेश को चुनाव में उतारा जा रहा है। के सुरेश को बलि का बकरा बना रही है गांधी फैमिली। के सुरेश को नेता विपक्ष बनना चाहिए था। के सुरेश दलित नहीं है, झूठ बोलना बंद कर दे कांग्रेस, ये भी कहा गया। ये देखिए, ये ट्वीट भी हम आपको साथ में यहां दिखा रहे हैं जिस पर अमित मालवीय ने ये सारी बातें कही। आखिर में लिखा है, ऑल्सो सुरेश इज नॉट अ दलित एंड कांग्रेस शुड स्टॉप लाइंग। और लोकसभा में राहुल गांधी ने शपथ ली। राहुल ने सांसद पद की शपथ ली और राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। राहुल ने जय हिंद जय संविधान का नारा भी लगाया। राहुल गांधी, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. मैंने आपको बताया देश भर में आज काला दिवस मनाया जा रहा है। आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बीजेपी के सभी महासचिव इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को इस दौरान संबोधित किया। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा देश, जिसे हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं और जो लगभग 1100 साल पहले का भी है, जो चित्र हम सबको देखने को मिलता है, जिसमें उत्तरा मेरू स्थान पर प्रजातंत्र की बुनियादी बातों का हमको जिक्र मिलता है। और इसीलिए हम गौरव के साथ कहते हैं कि डेमोक्रेसी कोई वेस्टर्न वर्ल्ड की देन नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रही है तो वो भारत रही है। और ऐसे प्रजातंत्र को का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
और आगे में पानी टपकने की खबर का नृपेंद्र मिश्रा ने खंडन किया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, मैंने खुद मंदिर का निरीक्षण कर सभी बिंदुओं को देखा है। कुछ लोगों ने केवल मंदिर में पानी टपकने का भ्रम पैदा किया है। मंदिर के निर्माण की गुणवत्ता के साथ कहीं कोई समझौता नहीं हुआ है। और इससे पहले मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा था कि राम मंदिर की छतों से बारिश का पानी टपक रहा है। गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां भी पानी भर गया था। अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। जो भी मंदिर बन गए हैं जहां रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। कुछ समाचार पत्रों में बात निकली कि पानी जो है वर्षा ऋतु में लीकेज हुआ जिस कारण से गर्भगृह में या अन्य स्थानों पर गिरा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। और बारिश में अयोध्या में नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। अयोध्या में रामपथ की सड़क धंसी, अयोध्या रेलवे स्टेशन की बाहरी बाउंड्री भी गिरी, रकाबगंज मार्ग और पुलिस लाइन के सामने वाली सड़क पर भी गड्ढे दिखाई दिए। यहां पर वो तस्वीरें हम आपके सामने उनमें से कुछ रख रहे हैं। अयोध्या को दुनिया के नक्शे में सबसे सुंदर सिटी बनाने का सपना उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का है। अयोध्या का विकास बहुत तेजी से किया गया, लेकिन मात्र 4 घंटे की बरसात ने अयोध्या की सड़कों की पोल खोल दी। अयोध्या में राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ 3 पथ बनाए गए हैं, जिस पर 4 घंटे की बरसात ने 19 जगह पे रोडों में गड्ढे हो गए और रोड बदहाली का शिकार हो गई। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बरसात झेल नहीं पाई ये रोड और गड्ढे हो गए, जिस पर बालू, मिट्टी और गिट्टी डालकर इसको भरा गया है। इस तरीके के गड्ढे रामपथ पे 19 जगह पे है और अयोध्या की बदहाली का शिकार बना हुआ है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने बोला सरकार पर हमला। अवधेश प्रसाद ने कहा रामपथ का धंसना भ्रष्टाचार का एक सबूत है। अवधेश ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा दोषियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। में रेलवे स्टेशन है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, उसकी दीवार भी गिर गई। जिस तरह से लूटपाट हुई है, भ्रष्टाचार हुआ और जो रामपथ प्रभु श्री राम के नाम पर सड़क बनी हो, बरसात अभी पूरी हुई नहीं और शुरुआती बरसात में ही जगह जगह धंस जाना और लोगों के घरों में पानी घुस जाना, इसमें जांच की आवश्यकता है। इस बात की कि सड़क धंस क्यों गई है, रिसाव क्यों हो रहा है, ये जांच का विषय है। तो हम चाहेंगे इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में जो भी निर्माण इकाई हो कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्री मानसून बारिश में अयोध्या का क्या हाल हुआ ये आप देख चुके हैं, लेकिन जब इसे लेकर पत्रकारों ने नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा से सवाल पूछा तो मंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सवाल सुनकर मंत्री जी भाग खड़े हुए। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से धांधली के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ में सपा के स्टूडेंट विंग ने किया जोरदार प्रदर्शन। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पकड़कर डिटेन भी किया है। तो समाजवादी पार्टी भी अभी तक आप देख रहे थे कि न सिर्फ इसमें एनएसयूआई बल्कि एबीवीपी ने भी कई जगहों पर प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने तो ज्ञापन भी दिया इस मुद्दे को लेकर। एनएसयूआई लगातार हमलावर है और अब आप देख रहे हैं कि इंडी में एक महत्वपूर्ण जो घटक है वो समाजवादी पार्टी है। इन चुनावों के बाद जाहिर है उसकी ताकत में भी इजाफा हुआ है और अब समाजवादी पार्टी का स्टूडेंट विंग नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ी खबर यह भी कि पटना सिविल कोर्ट से आरोपियों को राहत नहीं मिली है। अब आगे
मामले की सुनवाई स्पेशल सीबीआई कोर्ट करेगी। जमानत याचिका भी सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर हो गई। पेपर लीक कांड में साइबर फ्रॉड गैंग का रोल भी सामने आया है। देवघर से गिरफ्तार 3 आरोपी साइबर फ्रॉड गैंग के सदस्य निकले हैं। ईओयू की एफआईआर में, मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। साइबर गैंग की माफिया की मदद ईओयू की टीम ने, साइबर गैंग ने ये जो पेपर लीक माफिया उसकी मदद की। ईओयू की टीम ने साइबर क्राइम का एक नया मामला इस एंगल से भी दर्ज किया है। शेखपुरा के रहने वाले रंजन कुमार के खिलाफ ईओयू में केस दर्ज हुआ है। और नवभारत पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हजारीबाग कुरियर ऑफिस पहुंची नवभारत की टीम, सवालों से बचते दिखाई दिए कुरियर ऑफिस कर्मचारी। रांची से इसी कुरियर ऑफिस पहुंचे थे क्वेश्चन पेपर लीक मामले में बहुत सारे लोग सवालों के घेरे में हैं, बहुत सारी एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं, एनटीए भी सवालों के घेरे में है। लेकिन इसके साथ साथ एक और एजेंसी, एक और माध्यम सवालों के घेरे में है, जिसने क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अहम रोल अदा किया था। हम बात कर रहे हैं इस कुरियर कंपनी की। ब्लू डार्ट का ये कुरियर कंपनी है। बताया जा रहा है कि जिस दिन क्वेश्चन पेपर आया था, यानी कि 3 मई को बताया जा रहा है, जब बैंक में क्वेश्चन पेपर पहुंचा था, तो रांची के बैंक से यहां तक जो क्वेश्चन पेपर आया था वो ब्लू डार्ट के थ्रू ही आया था। और उसके बाद ब्लू डार्ट के जरिए ही यहां से क्वेश्चन पेपर जो है वो बाहर निकलकर और यहां के लोकल एसबीआई बैंक में पहुंचा था। देखिए यहां भी आपको कुरियर के सामान नजर आएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से जो बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर्स को भी बिल्कुल इसी तरीके से रखा गया था नीचे जमीन पे, और यहां से बाई ई रिक्शा, आप सोचिए ई रिक्शा के जरिए यहां से इसी कंपनी के कर्मचारियों ने उस क्वेश्चन पेपर को बैंक तक पहुंचाया था। नीट मामले में सीबीआई ने कुल 6 केस दर्ज किए हैं। गुजरात में 1, बिहार में 1, राजस्थान में 3 केस फाइल हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर भी एक एफआईआर रजिस्टर की गई है। पेपर लीक केस में सीबीआई की टीम का एक्शन जारी है। सीबीआई दफ्तर में पटना एसएसपी ने केस को लेकर बातचीत भी की। बिहार गुजरात से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ होगी। सीबीआई की स्पेशल टीम आरोपियों से पूछताछ करेगी। एक एक करके सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा। लोक सेवकों की भी इसमें भूमिका है क्या, उसकी भी जांच होगी। फोरेंसिक रिपोर्ट का अध्ययन करेगी सीबीआई। और नीट में गिरफ्तार किए गए लोगों के संदर्भ में यहां आपने देखा वो लोग जो गिरफ्तार हैं, हमने आपको बताया कि अब इनका जो मामला इनकी बेल का है वो भी अब सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है। और एग्जाम सिस्टम में बदलाव पर एक्शन में आई है केंद्र सरकार। एनटीए में सुधार को लेकर दिल्ली में उच्च स्तरीय पैनल का मंथन हुआ। केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय पैनल की हाई लेवल बैठक हुई। नीट पेपर धांधली के बाद परीक्षा सुधार पर जोर है। दिल्ली में हुई हाई लेवल कमेटी की ये अहम बैठक। मध्य प्रदेश के सागर में एक भयावह ने सांसद पद की शपथ ली। शपथ के अंत में उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र कहा। बरेली से बीजेपी सांसद हैं छत्रपाल सिंह गंगवार। बरेली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद के इस उद्बोधन पर भी लोगों की निगाह रही। उन्होंने जैसे ही कहा जय हिंदू राष्ट्र, आप देख रहे हैं शुरुआत में ही हमने आपको दिखाया था। असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के बाद फिलिस्तीन जिंदाबाद कहा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जय हिंदू राष्ट्र कहा गया है। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद।